सो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जो चीज का आप लोग कंटिन्यूअसली डिमांड कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूं उसके ऊपर कमेंट आ रहा है, तो फाइनली उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जो कि होने वाला है 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश पेपर के लिए। जो भी सीन पैसेज होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पैसेज होते हैं, उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप जानते हो कि सबसे पहला ही क्वेश्चन नंबर 1A, पहला ही क्वेश्चन जो होता है वो आपका एक सीन पैसेज आता है जिसमें 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन यानी A1, A2, A3, A4, A5, A6 सभी 2-2 मार्क्स के हिसाब से कुल मिला के 12 मार्क्स का वेटेज बनता है ये सीन पैसेज। तो आज आपके लिए 3 ऐसे पैसेज लेकर आया हूं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों में से कोई एक ना एक पूछे जाने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो आइए उस पैसेज को डिटेल में देखते हैं, उनके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से आ जाओ, कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो, 1.5 की स्पीड लगा लो अगर आपको स्पीड पसंद है तो, और ये वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। और एक और चीज बोलना चाहता हूं, इसके पहले लगातार 4 से 5 वीडियो ऑलरेडी इंग्लिश के ऊपर हमने अपलोड कर दिया है। एक वीडियो पूरा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है कि कैसे पढ़ना है, पेपर पैटर्न कैसा है, कब कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। दूसरा, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर का पार्ट जो भी इंपॉर्टेंट होता है, लगभग 8 से 10 मार्क्स का जो कंटेंट है उसको हमने अपलोड किया है। इसके अलावा हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माइंड मैपिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने अपलोड किया है, और भी ऐसे अनगिनत टॉपिक हमने डाल रखे हैं इसी चैनल के ऊपर। लगातार वीडियो सेक्शन में वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल रहे होंगे। तो प्लीज उन सभी वीडियोस को देखते रहो, पढ़ते रहो और अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करें आज का वीडियो की धमाकेदार। तो चलिए, सबसे पहले काम एक करोगे, तो जो बच्चे पहली बार आए चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ये चैनल को सब्सक्राइब करने से बहुत बेनिफिट है। ये तो आपको इंग्लिश का मिल रहा है धमाकेदार कई सारे वीडियो, साथ ही में इसके बाद तुरंत हिंदी के वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले भी हमने 2-4 दिन पहले भी हिंदी के काफी सारे लगातार ग्रामर के वीडियोस अपलोड किए हुए, तो वो तो आपको हेल्प करेंगे, हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जस्ट वीडियो सेक्शन में जाके थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे इंग्लिश का पेपर कंप्लीट होगा, वैसे ही एक दिन के अंदर ही अंदर हिंदी का एग्जाम है, तो उसके लिए भी कई सारे लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे होंगे। और उसके बाद तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस स्ट्रीम के लिए, और साथ में कॉमर्स स्ट्रीम के लिए एसपी, इको, ओसी, जो भी सब्जेक्ट है उसके रिस्पेक्टिव इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स हेल्प करेंगे निकालने के लिए, वो आपको वीडियोस मिल रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि 12 मार्क्स का ये पर्टिकुलर कंटेंट होता है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक पैसेज है, अगर आप देख पा रहे हो, वैसे तो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन ये पैसेज है जो कि एक यंग, क्या बोल रहा है, द यंग लिफ्ट मैन इन ए सिटी ऑफिस हु थ्रू ए पैसेंजर आउट ऑफ हिज लिफ्ट द अदर मॉर्निंग एंड वाज फाइंड फॉर द ऑफेंस वाज अनडाउटली इन द रॉन्ग। अब देखो, ये पूरा पैसेज तो मैं रीड नहीं करने वाला, क्योंकि उतना समय तो मुझे भी नहीं लेना है इस वीडियो के अंदर, ताकि आप लोग का टाइम ज्यादा खोटी हो जाए। तो ये चीज नहीं करना है। देखो, आपके सामने जब भी एग्जाम में आपका जब पेपर आएगा, तो पहला पेपर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पैसेज दिखेगा। सबसे पहले पैसेज को बिल्कुल रीड मत करना, ये मेरा सजेशन है आप लोग के लिए। पैसेज रीड करोगे, पूरा रीड करने जाओगे, कम से कम 5 से 10 मिनट का टाइम वेस्ट हो जाएगा। 5 से 10 मिनट में आराम से अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे का 5 से 10 मिनट के लिए पेपर छूट जाता है, तो वो गलती मत करना। पैसेज पहले कभी भी रीड मत करना, पहले थोड़ा सा एक जायजा ले लो कि वो पैसेज किस बारे में, थोड़ा जायजा ले लोगे, उसके बाद अंदर घुसना। जैसे अंदर घुसोगे तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है A1, तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप समझो क्या पूछा है। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, ये क्वेश्चन पूछा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड पिक आउट द स्टेटमेंट व्हिच एक्सप्रेस द इंटेंशन ऑफ द राइटर, यानी ये राइटर का इंटेंशन क्या है वो आपको बताएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपको बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए, इन चारों में से ऐसा बताना है कि जो राइटर का इंटेंशन बताए। तो अब यहां पे 4 ऑप्शन है, ठीक है, इसमें से क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पिक करना है। तो अब आप क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन देख लिया, आप क्वेश्चन देखने के बाद फिर जाना है पैसेज पे और ढूंढना है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर कहां मिल सकता है, उस चीज को ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है कि जो यंग लिफ्ट मैन है सिटी के अंदर, वो पैसेंजर को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए कि देयर इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड सिविलियरिटी। तो मतलब एक बाहर निकाला है तो एक गुड मैनर्स तो होना चाहिए ना उसके पास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये पहला ऑप्शन जो है वो आ सकता है, ये उसका क्या हो सकता है, एक एक्सप्रेस कर सकता है जो कि इंटेंशन है राइटर का। दूसरा, द वाउंड ऑन द वन सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर पेनफुल देन फिजिकल वाउंड, मतलब ये इसमें क्या है, कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हुआ है। मतलब जो अंदर हर्ट होता है ना इंसान, और बाहर चोट लग जाता है, तो ज्यादा दर्द कौन करता है, भले ये चीज दर्द कर रहा है लेकिन अंदर से हर्ट हुआ इंसान ज्यादा पेनफुल होता है। तो मैं बोलूंगा कि ये भी मैं पिक कर सकता हूं, ठीक है, ये कर सकता हूं, ठीक है। तो ये 4 में से कोई 2 ऑप्शन चूज कर लिया, मिल गया आपको 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना, ये जो 2 मार्क्स मिल गया आप लोग को, देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से सिलेक्ट करना है। दूसरा, पिक आउट सम एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर फ्रॉम एक्सटेंट दैट आर नॉट पनिशेबल अंडर द लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से कौन सा ऐसा चीज है, 4 चीज बताना जो
लॉ के हिसाब से पनिशेबल नहीं है, मतलब उस पर कानूनन सजा नहीं मिलती है। तो चलो चेक करो, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें, बताओ कहां कहां है, ठीक है, बताओ क्या क्या है, ढूंढो। डिस्कर्सी इज नॉट ए लीगल ऑफेंस, देखो डिस्कर्सी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि अगर मान लो मैं किसी की बेइज्जती कर रहा हूं तो वो किसी का लीगल ऑफेंस तो नहीं है, डिस्कर्सी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो कि भाई ये इसके ऊपर कोई सजा नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आए। बैड मैनर्स होना, अगर आप किसी के लिए बैड मैनर्स है आपके अंदर, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कोई कानून तो सजा नहीं दे सकता, तो ये कुछ बुरा चीज है जिसके लिए कोई सजा नहीं है। बैड बिहेवियर रहेगा, ठीक है, उसके लिए कोई सजा नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको देखने मिल जाएगा अगर आप ढूंढोगे इसके अंदर लाइन बाय लाइन। देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, बस ये चीज आपको सोचना है कि क्या चीज पूछा है, उसके हिसाब से ढूंढना है आप लोग को। ढूंढो और ढूंढ सकते हो आप लोग, ठीक है। बताओ, मोर सेंसिबल आई शुड नॉट वैक्स माई मुस्टाच, देखो वैक्स माई मुस्टाच, आई शुड नॉट वैक्स माई मुस्टाच। अगर मैं मेरे जो मूछ होती है, जैसे कुछ लोगों की मूछ होती है, वो लोग क्या करते हैं शेप में करते हैं प्रॉपर तरीके से एकदम, तो उसमें क्या लगाते हैं, वैक्स लगाते हैं, जैसे जेल होता है वैसे वैक्स लगाया जाता है। तो मैं वैक्स नहीं लगाऊंगा तो क्या कानूनन अपराध हो गया क्या, नहीं ना, तो भाई वैक्स माई मुस्टाच हो गया। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे डाई माई हेयर, हेयर को डाई नहीं किया, अगर कलर नहीं किया तो क्या सजा हो जाएगी, नहीं। तो ऐसे कुछ चीजें जो है आप लिख सकते हो, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि इल्ड मैनर, मतलब अगर मेरा बिहेवियर मैनर अच्छा नहीं है तो क्या मुझे कानूनन सजा होगी, नहीं होगी, वो लिख सकते हो। नॉट अटेंडिंग वंस वॉइस टू अदर पीपल्स इन सीट, दूसरों के लिए अगर मैं आवाज नहीं उठा रहा हूं तो ये कोई कानूनन सजा नहीं है। नॉट वैक्सिंग मुस्टाच, नॉट ड्रॉइंग हेयर, तो ऐसे 4 पॉइंट मैंने लिख दिया, और 4 ही पूछा था, एनी 4 पूछा है, 4 लिख दिया, आधा मार्क्स का 1, 2 मार्क्स मिल गया, तो उस हिसाब से आपको यहां पे मार्क्स मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको पैसेज में से ढूंढना है और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं कि टोटल डिपेंड हो जाना है पैसेज पे, फटाफट ढूंढना है और थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना है और लिख देना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन, द पैसेंजर डिमांडेड द लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट, सॉरी डिमांडेड नहीं, माफ करना, डैमेज्ड है, द लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट, सपोर्ट योर आंसर विद सम फैक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। मतलब आपको क्या करना है कि देखो जो पैसेंजर जो था, ठीक है, डैमेज द लिफ्टमैन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको अपने हिसाब से थोड़ा आंसर, सपोर्ट योर आंसर विद सम फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, मतलब आपके पैसेज में से कुछ चीज लेना है और यहां पे लिखना है। तो जैसे कहां पे है वो टॉपिक जहां पे वो लिफ्टमैन ने उसको ये किया, तो अगर आप देखोगे तो जो कंप्लेंट था, लिफ्ट में जाने के लिए रोकना था, ठीक है ना, सेट द टॉप एंड द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज एंड दिस कंसेशन began refuse, he not only declined the comply with the instruction but hurdled the passenger, यानी एक तरीके से पैसेंजर को क्या कर दिया, जो पैसेंजर था उसको क्या कर दिया, लिफ्ट के बाहर निकाल दिया, जिसके वजह से क्या हो गया, एक हम बोल सकते हैं कि वो मैनरलेस काम उसने किया, ठीक है। तो वो चीज हम लोग वहां से वहां उस चीज को लिख सकते हैं, और उसके आगे हम लोग लिख सकते हैं कि हर्ल किया, पैसेंजर को बाहर निकाला, और हम ये बोल सकते हैं कि हर्लिंग द पैसेंजर आउट ऑफ लिफ्ट क्लियरली शो हिज रिस्पेक्ट वाज हर्ट, मतलब क्योंकि भाई पैसेंजर बाहर निकला ना, तो उसका क्या हो गया भाई, उसका जो था सेल्फ रिस्पेक्ट वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया, ठीक है। ही फेल्ट पीपल शुड शो हिम रिस्पेक्ट, उसको ऐसा लगा कि यार लोग जो है ना मुझे कम से कम यार इज्जत देनी चाहिए, ठीक है ना, ऐसा उसको लगा। एंड व्हेन पैसेंजर रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग प्लीज ही वाज डिस्ट्रॉट, मतलब अगर पैसेंजर ने उसको प्लीज नहीं बोलना चाहिए था ना, प्लीज मुझे यहां जाना है, इस फ्लोर पे जाना है, इस फ्लोर पे जाना है, तो उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई और ही वाज डिस्ट्रॉट, तो इस हिसाब से आपने आंसर लिखा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, जो पैसेज में अगर आपको मैंने बताया कहां गया, यहां पे अगर आप ध्यान दो तो यहां से यहां तक आप लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, हाईलाइट कर रखा है, देखो A3 का आंसर जो पैसेज में यहां से यहां लिख सकते हो, लेकिन उसको थोड़ा बीच में ना ओन वर्ड्स के हिसाब से एडजस्ट करना, ताकि सेंटेंस बिल्डअप हो सके। पूरा पैसेज का छाप के नहीं आना है, आंसर बिल्डअप करने के लिए आपको अपने कुछ ग्रामेटिकल चीजें ऐड करनी है, और उसके बाद ये लाइन लिख सकते हो यहां से लेके यहां तक, तो आपका जो आंसर है कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा अगर ये वाला पैसेज में ये वाला क्वेश्चन आता है तो इसको ध्यान में रख लेना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वैसे मेरा हैंडराइटिंग बहुत रफ निकाली हुई है, लेकिन जो मैं बोलते जा रहा हूं उसके ऊपर भी ध्यान दो, और थोड़ा जूम करके स्कैन करके अच्छे तरीके से देख लो कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और नोटबुक में नोट करके नोट्स बना सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, व्हाट इफ डिसकर्टसी इज ए लीगल ऑफेंस, मतलब जैसे उसकी बेइज्जती हो गई ना, ठीक है, अगर ऐसा होता कि डिसकर्टसी करना मतलब किसी की बेइज्जती करना, लिफ्ट से उसको बाहर निकाला, अगर वो एक लीगल ऑफेंस होता तो क्या होता। हमको पूछा है व्हाट्स योर रिस्पॉन्स अबाउट 30 वर्ड्स, मतलब एक पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, 30 वर्ड्स में लिखना है। तो अब डिसकर्टसी का मतलब मैंने आपको बताया था कि डिसकर्टसी इंप्लाइज बीइंग रूड और एक्टिंग इम्पोलाइट मैनर, मतलब मैं अगर किसी से रूडली बात कर रहा हूं, इम्पोलाइट मैनर में बात कर रहा हूं, तो वो क्या हो गया, डिसकर्टसी हो गया, ठीक है। एंड नाउ देयर कैन बी वेरियस रीजन, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि कोई भी पर्सन प्रेफर कर सकता है डिस्कर्सर से, जैसे कि कोई पॉइंट पे कुछ चीजें नहीं हुई, ठीक है ना। एंड अगर ऐसा होता है कि उसको लीगल ऑफेंस बनाया जाता है तो एवरीवन वुड डिमांड कर्ट्स बिहेवियर, मतलब
अगर ऐसा होता, जैसे मान लो कि वो लिफ्ट मैन था, जो भी था, तो अगर ऐसा होता कि रूडली बात करना एक ऑफेंस है, तो कोई इंसान किसी से रूड बात करने की हिम्मत करेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने रूडली बात किया और उसने कंप्लेन कर दिया तो मुझे सजा हो सकती है, तो कोई भी इंसान रूडली बात नहीं करेगा। तो इसको हम ओन वर्ड में लिख सकते हैं कि इफ इट विल बिकम ए लीगल ऑफेंस तो एवरीवन वुड डिमांड कर्टलेस बिहेवियर, सॉरी कर्टियस बिहेवियर, मतलब एक तरीके से जो अच्छा बिहेवियर है वही सब डिमांड करेंगे और वही सब एक दूसरे से एक्सपेक्ट भी करेंगे। एंड लॉयर्स विल बी पुलिंग देयर हेयर्स, ठीक है, ड्यू टू राइजिंग केसेस, क्योंकि अगर एक देखोगे तो जो वकील होते हैं वैसे ही देखो, एक केस अपने इंडिया में बहुत लंबा चलता है। अगर मैं बात करूं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, को सुना होगा आपने, तो यूजुअली क्या होता है कि जो वकील लोग होंगे वो अपना बाल खुजाने लग जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, वकील लोग क्या करने लग जाएंगे, अपने बाल पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई क्या हो गया, इतना इतना कहां से केसेस आ रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति गुस्से में आने के बाद तो उल्टा बोलेगा ही, रूड बिहेवियर करेगा, और अगर वो एक कानूनन सजा होती तो भाई वकील करना ही पड़ेगा केस करने के लिए, तो ये सब चीजें होती। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका रिस्पॉन्स है, 30 वर्ड्स में आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा आपको पता है A5 जब क्वेश्चन आता है तो उसमें डू एज डायरेक्टेड आ जाता है, करेक्ट है? अब डू एज डायरेक्टेड में क्या होता है, दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान देना क्या बोल रहा है कि इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट। इसको क्या करना है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस, मतलब अनलेस से स्टार्ट करना है। तो चार ऑप्शन है कि अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट, अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट वुड नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। अब क्वेश्चन में देखोगे तो इफ आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल परमिट, तो इट विल के जगह पे अनलेस अगर आप लगा रहे हो तो उसको जस्टिफाई करने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, तो विल नॉट लगेगा। तो विल नॉट है क्या कहीं पे, तो आप देखोगे तो ये नीचे के दो ऑप्शन विल नॉट है, लेकिन इसमें से सही जवाब क्या है, तो अनलेस आई एम फिजिकली असॉल्टेड इट विल नॉट परमिट मी टू रिटेलिएट। ठीक है, अनलेस आई एम नॉट, तो अनलेस भी आ गया, नॉट भी आ गया, ये नहीं चलेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपना दिमाग लगाना है और कर देना है डू एज डायरेक्टेड को। ठीक है, समझा? नेक्स्ट, द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट द वायलेंट रिटेलिएशन, मतलब लॉ मुझे बचाएगा वायलेंट रिटेलिएशन से। इसमें क्या करना है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज ए मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग द ऑब्लिगेशन। मॉडल ऑक्सिलरी लगाना है, ऑब्लाइज करने वाला, यानी मस्ट अगर हम बात करें। ठीक है, चलो मस्ट लगेगा, ऑब्लाइज करने वाला लॉ की कंपलसरी करना ही है भाई। तो द लॉ कैन प्रोटेक्ट तो नहीं आएगा। ठीक है, लॉ कुड प्रोटेक्ट, लॉ मे प्रोटेक्ट, लॉ मस्ट प्रोटेक्ट, तो लॉ मस्ट प्रोटेक्ट आ गया, तो मैं बोल सकता हूं कि ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट A6 आता है, छठा क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स के लिए। अगेन या तो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन में ज्यादातर जो मैंने देखा है वो मीनिंग्स ही देखने मिले, लेकिन हो सकता है एंटोनिम्स यानी अपोजिट भी आ जाए, कभी कभी आ जाता है कुछ अलग चीजें, लेकिन ज्यादातर मीनिंग ढूंढ के लिखो पैसेज में से, या तो फिर एंटोनिम्स वगैरह ही आता है, इससे ज्यादा कुछ अलग चीज तो नहीं आती। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा हमारे पास ये है, इसका फ्लो चार्ट है कि क्या आता है। देखो ये जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन का वही आता है, वोकैबुलरी, मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो 4 पूछा हुआ है पैसेज में से। तो लैक ऑफ कर्टसी का मतलब क्या बोला था मैंने, डिस्कर्टसी। भाई डिस्कर्टसी है ये, कुछ ये वर्ड है ना, ये वर्ड है किसके अंदर, ये आपके पैसेज में है, ये हमने बताया था। देखो वापस नहीं जाऊंगा पैसेज में, ये आपके पैसेज में मिल जाएगा आपको। फिर फाइट विद द फिस्ट, टू बॉक्स करना। फिर अनकल्चर्ड, बुरिश, देखो यहाँ पे एक वर्ड है बुरिश, देखो ये वर्ड है बुरिश, अनकल्चर्ड, इसका मतलब होता है आई मे हैव बी हॉटी और बुरिश एंड देयर इज नो पेनाल्टी। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, अनकल्चर्ड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो बुरिश हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, एन अटैकर का था असाइलेंट। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पैसेज में से समझ में आ जाएगी जब आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो और क्वेश्चन पढ़ के फिर वापस से पैसेज में जा रहे हो तो ज्यादा इजी हो जाता है आंसर ढूंढना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे। ये था हमारा पहला पैसेज, जिसमें आप आराम से 12 में से 12 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। और यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1A जो 12 मार्क्स का है उसमें आते हैं क्या फुल मार्क्स? यस, बिल्कुल आते हैं, 12 में से 12 आ सकते हैं। करेक्ट है। चलो ये हो गया पहला पैसेज, और 2 पैसेज पढ़ना है, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो एक और क्वेश्चन पूछा है हम लोग को, क्या बोल रहा है कि रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। 12 मार्क्स के लिए पूछेगा, 6 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? सोपी लेफ्ट हिज बेंच एंड स्ट्रोल्ड आउट ऑफ द स्क्वायर एंड क्रॉस लेवल ऑफ सी asphalt where Broadway and Fifth Avenue flow together. Up Broadway he turned and stopped at a luxurious cafe. Soapy had confidence in himself from the lowest button of his vest upward. He was shaven and his coat was trimmed and his neck
दो, ठीक है, जो भी है पढ़ोगे आप पूरा तो पढ़ूंगा तो यार टाइम तो आप यूटिलाइज आपका ज्यादा होएगा, इसके लिए मैं पूरा रीड नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूं कम समय में ये वीडियो बन। तो इतना तो बेसिक चीजें समझ में आया कि ऐसा ऐसा चीज है। और वैसे भी आपको मैंने सजेशन दिया था कि आपके जितने भी सीन पैसेज के चैप्टर्स है उसको एक बार रीड कर लेना ताकि आपको एक आइडिया लगे कि इस चैप्टर में क्या हुआ था। तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है तो बाकी आंसर करना तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बात कही थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन A1 क्या पूछा हुआ है कि सोपीज अटेम्प्ट टू गेट इनटू विंटर आइलैंड, विंटर आइलैंड के अंदर उसको जाना था कैसे भी करके। तो उसके दो कोशिश थे, एक अटेम्प्ट 1 था, एक अटेम्प्ट 2 था। तो दो अटेम्प्ट कौन कौन से थे वो लिखना है। अब आंसर तो मैंने यहां लिख रखा है लेकिन आपको मैं पैसेज में से बताता हूं कि उसके पहला अटेम्प्ट क्या था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे सोपी का, तो सोपी का यहां पे क्या बोला कि वो ट्राई कर रहा था लग्जरियस कैफे के अंदर जाने। देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, A2 लिखा हुआ है, मतलब यहां से आंसर आएगा। लेकिन आप लिख सकते हो कि जो सोपी था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो लग्जरियस कैफे में जाके एक हाई फाई मील खाना चाह रहा था और मील खाने के बाद वो बिल को पे करने के लिए रिफ्यूज कर देता, जिससे लैंड जो ओनर था या फिर जो कैफे ओनर था उसको पता चल जाता और उसको पुलिस को पकड़वा देता था, जिसके वजह से वो विंटर आइलैंड पहुंच जाता। तो ये आपको इस तरीके से आपको बना के आंसर लिखना है कि भाई वो लग्जरियस कैफे में घुसना चाहता था, ठीक है। क्या लिखा है, ट्राई टू एंटर लग्जरियस कैफे, ही थॉट ही वुड कंज्यूम द हार्टी मील, अच्छा मील खाएगा, रिफ्यूज टू पे द बिल, बिल भरेगा नहीं, एंड दिस विल लैंड इन विंटर आइलैंड, वो उसके वजह से विंटर आइलैंड पहुंच जाएगा क्योंकि जब पुलिस आएगी उसको पकड़ के लेके जाएगी। ये पहला अटेम्प्ट था उसका। दूसरा अटेम्प्ट क्या था कि वो यहां पे सोपी ने क्या किया, एक स्टोन लिया और ग्लास को तोड़ा, ये देखो लिखा हुआ है पैसेज में, एंड डैश इट थ्रू द ग्लास डोर, तो ग्लास को तोड़ा, ही स्मैश द ग्लास विंडो एंड अट्रैक्टिव शॉप, जो भी उसका अट्रैक्टिव शॉप था उस पे पत्थर मार के, स्टोन मार के क्या किया है उसने, तोड़ा है। क्या तोड़ा है, खिड़की तोड़ा है, ऐसा उसने बोला। एंड वहां पे प्रेजेंट रहेगा ताकि पुलिस उसको पकड़ के ले जाए। देखो कितना दिमाग लगा रहा है कि या तो मेरे को पुलिस पकड़ के लेके जाए कैसे भी करके, या तो पत्थर मार के खड़ा रहेगा वहीं पे, या तो वो खाना खाएगा बिल नहीं भरेगा तो वो ऑब्वियसली कंप्लेन करेंगे तो उसको लेके जाएंगे। तो दो उसके अटेम्प्ट थे विंटर आइलैंड पहुंचने के, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया आपका 2 मार्क्स यहां से क्योर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट इन 30 वर्ड्स। क्या बोल रहे हैं 30 वर्ड्स में कि सोपी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज, ठीक है, सोपी जो था वो रेस्टोरेंट में एंटर क्यों नहीं कर पाता। तो अगर आप इसका जवाब देखोगे पैसेज में तो यहां पे कहां गया वो, हाँ यहां पे वो ये था कि जैसे ही जो उसको लग्जरियस कैफे में घुसना तो था, लेकिन अगर आप उसका हालत देखोगे तो जो सोपी था ना उसका जो ये था, मतलब कॉन्फिडेंस तो था उसके पास, लेकिन लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, यानी कि जो उसका ऊपर का पार्ट था उसका जो लोएस्ट बटन था वो थोड़ा ऊपर की तरफ था, मतलब कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा बटन पहनते ना उस प्रकार का उसका बटन था, ठीक है। लेकिन वो क्या था, क्लीन शेवन था, कोट पहना हुआ था, ठीक है, नीट था, ब्लैक बो था, वो आता है ना बो, आपको बताइए वो टाई की जगह पे ऐसा बो लगाते हैं ब्लैक कलर का, पार्टी वियर में पहनते हैं, तो वो उसका था। तो वो उसके पास वो कॉन्फिडेंस था। तो वही चीज यहां पे आपको लिखना है। क्या लिखना है, क्या लिखना है यहां पे कि सोपी कुडंट एंटर द रेस्टोरेंट बिकॉज कि वो एक क्लीन शेवन था, लेकिन उसका जो बटन था वो ऊपर नीचे था, ब्लैक कलर का पहना था उसने, वो सब यहां पे लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो वहां पे ये चीज आप जरूर से लिख लेना, ठीक है, फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको को, जो मैंने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। A2 लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये A2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसका जो ये था ट्राउजर वो टैटर्ड था, ठीक है, डेकेडेंट शूज थे, पुराने फटे हुए जो है, ठीक है, शूज थे, फटे हुए ट्राउजर्स थे, ठीक है ना। इसके लिए उसको ये डाउट था कि वो वेटर उसको साइडलाइन ना कर दे, तो ये चीज आप उसमें लिख सकते हो, करेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद तीसरा चीज A2 हो जाएगा, लिख लोगे इसमें थोड़ा वर्ड्स 30 वर्ड्स के आसपास, बहुत इजी है लिखना। नेक्स्ट, सोपी हैड कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ फ्रॉम द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड, हियर द लोएस्ट बटन ऑफ हिज वेस्ट अपवर्ड मींस, मतलब जो उसका बटन ऊपर नीचे था, लोएस्ट बटन अपवर्ड था, उसका क्या मीन है, क्या मीन कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था और उसको यह भी लग रहा था कि भले उसका बटन है ऊपर की तरफ, लेकिन उसने क्या पहना हुआ है, कोट पहना हुआ है। तो अगर कोई इंसान कोट पहना हुआ है और वो अगर बैठ भी रहा है तो उसका जो बटन है वो विजिबल नहीं होगा, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था। तो ही फेल्ट दैट द पीपल विल नोटिस ओनली द कोट, मतलब उसने क्या सोचा कि जो लोग होंगे वो सिर्फ कोट को नोटिस करेंगे और उसके अंदर पहने हुए शर्ट को नहीं करेंगे, तब जाके उसने ऐसा दिमाग लगाया। तो वो चीज समझ जाओ। तो यहां पे वो चीज थोड़े से 30 वर्ड्स के हिसाब से आप मेंशन करके विद द हेल्प ऑफ पैसेज वो आप लिख लेना, ठीक है। तो यहां पे भी आपको आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। देखो कभी कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक छोटी मोटी हो जाती है, हाफ मार्क्स कटने की गुंजाइश है। और जब मैंने स्ट्रैटेजी बताया था तो मैंने आपको एक और चीज कही थी कि 12 मार्क्स का ये जो पर्टिकुलर टॉपिक होता है, मतलब 6 क्वेश्चन आते हैं, तो हो सकता है कहीं पे हाफ मार्क्स कहीं पे हाफ मार्क्स कट रहा होगा। तो अगर आपके 2 जगह भी हाफ मार्क्स कटते हैं तो भी आपको 11 मार्क्स इजीली मिलता है।
तो 11 आउट ऑफ 12 इज वेरी गुड मार्क्स इन पर्टिकुलर इन सेक्शन 1। तो ये बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 बी आता है वो डुअल डायरेक्टेड और स्पॉट डायरेक्टर आता है, उसमें तो आप आराम से 4 में से 4 निकाल लोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हो गया A2 A3 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर आता है। क्या बोल रहा है कि इफ ए पर्सन ट्राइज टू डैमेज द पब्लिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना चाहता है तो हाउ विल यू रिएक्ट, मतलब आप कैसा रिएक्ट करोगे, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे सिचुएशन में। आपको पर्सनल रिस्पॉन्स देना है 3-4 लाइन का। तो मैंने क्या बोला कि चलो डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कि अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो इज ए सोशल इविल। मैंने अपने मन से लिखा कि ये भाई एक सोशल इविल है, इसको आप लिख सकते हो। क्या है ये? एक सोशल एविल है, यानी कि एक खतरनाक चीज है, ठीक है, राक्षस है ये, विच नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। इसको क्या करना चाहिए? एलिमिनेट करने की जरूरत है। हमारी सोसाइटी को इसको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। साथ ही में ऑल्सो पीपल हैव टू बिकम मेच्योर, लोगों को मेच्योर भी बनना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर मैं पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा हूं, और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का क्लियर मीनिंग मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गार्डन में जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे जाते हैं, गवर्नमेंट की चीजें पे जाते हैं, वहां पे थूकते हैं, पान खा के थूकते हैं, गुटखा खा के थूकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, नाम लिख के आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे किले हैं, बहुत सारे ऐसे पुरानिक मंदिर है, उसमें लोग लिख के आ जाते हैं डैश लव्स डैश, जो भी आपका नाम है फिलअप कर लेना ठीक है, तो वो सब करके आते हैं। तो ये इतनी सारी चीजें जो करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, यानी कहीं ना कहीं हमारे देश की प्रॉपर्टी को वो डैमेज कर रहे हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। वही चीज मैंने मेंशन किया है कि लोग को खुद भी समझदार मैच्योर होना चाहिए उसके लिए। एंड अगर कोई पर्सन ऐसा करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करता है, तो मैं क्या करूंगा? तो आई विल मेक हिम रियलाइज, मैं उसको रियलाइज करवाऊंगा कि वो क्या कर रहा है, खुद ही हर्ट कर रहा है खुद का ही रेप्यूटेशन। क्योंकि मान लो उसको डैमेज करते हुए, प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है, उसको डैमेज करते हुए अगर किसी ने देख लिया तो कहीं ना कहीं उसको ही बुरा भला बोलेगा कि तू क्यों ऐसा काम कर रहा है, ठीक है। सोसाइटी में उसकी इज्जत भी, रेप्यूटेशन भी जा सकती है। उसको मैं ऐसा समझाऊंगा। और अगर ही वांट्स टू डू प्रोटेस्ट, अगर उसको कोई प्रोटेस्ट करना है, तभी वो कुछ तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो भाई जरूरी नहीं है ना कि अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो, किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाना चाहते हो, तो तोड़फोड़ करना जरूरी नहीं है। आप पीसफुल तरीके से भी, सम अदर पीसफुल मेथड्स भी अवेलेबल है, जिसके वजह से वो लाइमलाइट में आके गवर्नमेंट की नजर में आ सकता है और उसकी डिमांड पूरी की जा सकती है। तो इस प्रकार से अपने ओन वर्ड्स में आप ये स्टेटमेंट्स को लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स आराम से मिल जाएगा, 2 में से 2 मार्क्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है बच्चा? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ रहा होगा। ठीक है, समझ गया होगा तो बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बच्चा। चलो नेक्स्ट, डू एज डायरेक्टेड आ गया। अगेन A5 आ गया तो डू एज डायरेक्टेड आ ही जाता है, करेक्ट। तो क्या बोल रहा है डू एज डायरेक्टेड में? द पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू। जो पुलिसमैन था वैसे भी उसने सोपी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्या करना है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ट्रांसफॉर्म एज ए नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ ऐसी चीजें बनानी पड़ती है जो नॉट वगैरह का इस्तेमाल करे, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? पहला ऑप्शन, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट सोपी इवन एज ए क्लू, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव बनाना ना, मीनिंग चेंज हो जाए चलेगा, मतलब नेगेटिव करना इन शॉर्ट, नॉट ये वाला, सॉरी, ठीक है, नेगेटिव करना मच। द पुलिसमैन हैड नेवर एक्सेप्टेड सोपी इवन एज ए क्लू, तो ये तो नहीं आएगा, नेवर एक्सेप्टेड नहीं आ सकता। डिडंट एक्सेप्टेड सोपी इवन एज ए क्लू, एक्सेप्टेड नहीं आ सकता ना, एक्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो पुलिसमैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट ना, तो रिफ्यूज टू एक्सेप्ट का क्या आएगा? डिडंट एक्सेप्ट। तो ऑलरेडी यहां पे पहला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द पुलिसमैन डिडंट एक्सेप्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड समथिंग टू डू विद इट, सेड सोपी, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट स्पीच है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को नॉर्मल में बनाना है। तो कैसे बनाओगे? तो डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव हैड, तो अगर आप देखोगे तो सोपी आस्क्ड, सोपी ने बोला ना, ये सोपी ने सेड किया है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में सोपी आस्क्ड हो जाएगा। तो सोपी आस्क्ड इफ ही डिडंट think that he might have had something to do with that। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप देखोगे तो ये सही लग रहा है। सोपी asked if he didn't think that he might have had, क्योंकि इसमें have had आ रहा है, इसमें have है तो ये तो आ ही नहीं सकता। इसमें have had है लेकिन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे think का thought हो गया, तो thought नहीं होना चाहिए, think का थी नहीं होना चाहिए, think का think ही रहेगा। तो ये हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स आपको डू एज डायरेक्टेड के मिल जाएंगे। समझा? चलो आगे बढ़ जाते हैं। छठा क्वेश्चन जो कि अगेन रीअरेंज या फिर मैच द फॉलोइंग वगैरह आते हैं, या तो मीनिंग आते हैं, जैसा मैंने बताया था। तो चलो ये क्या क्वेश्चन है, इसको ऑलरेडी मैंने स्ट्रैटेजी वाले में भी कराया था। स्ट्रोल, स्ट्रोल का मीनिंग आपको मैंने 10 बार बताया है कि वॉक इन अ लीजर वे, तो ये हो जाएगा पहला। स्ट्रोल का क्या हो जाएगा? वॉक इन अ लीजर वे। डेकेडेंट का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था, कोई पुराना चीज होता है उसको बोलते हैं ये। लिम्बो का मतलब हेल और हेवन के बीच का जगह, ठीक है। और कोवेटेड का मतलब होता है ग्रेटली डिजायर। तो ये 4 ऑप्शंस मैंने बता दिए, उसके सामने सामने लिख देना। मैच द पेयर में क्या करना होता है? ये लिखा, डैश मार के उसके आगे लिखना होता है उसका आंसर, याद रखना, ये मैच मत करना, ये सिर्फ मैं बताने के लिए बता रहा हूं। समझ रहा है? क्लियर है बच्चा? चलो नेक्स्ट,
अब आ गया तीसरा और आखिरी हमारे इस वीडियो का आखिरी पैसेज जो कि इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। क्या बोल रहा है? रीड द एक्सट्रैक्ट, सॉल्व द एक्टिविटी। ठीक है, क्या है ये? आई स्कोर 100% मार्क्स इन मैथमेटिक्स। ये कौन सा वाला है? आईआईटी वाला है, पता है ना, 12th पास किया, महाराष्ट्र से पढ़ा था, आईआईटी में गया, समझ रहे हो? तो आई स्कोर 100% मार्क्स मैथमेटिक्स, ऑलमोस्ट ऑल एग्जामिनेशन अपीयर्ड फर्स्ट से लेके आईआईटी तक। आई स्टूड 16th इन एसएससी बोर्ड, ठीक है, ऑल टाइम दिस एग्जामिनेशन होल ऑफ महाराष्ट्र इंक्लूडिंग नागपुर। आई स्टूड फर्स्ट इन यूनिवर्सिटी ऑल सब्जेक्ट, those day you can get admission in IIT without entrance JEE if you had secured first rank in the university। ठीक है ना, ये सब चीज बताया। तो ये वाला पूरा पैसेज है। अब पूरा पढ़ने का तो हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे भी आप देखोगे तो बहुत बड़ा है पैसेज। अगर आप देखो तो काफी बड़ा है, दो स्लाइड का पूरा पैसेज ही है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, कंप्लीट द एक्टिविटी फर्स्ट वाला। क्या बोल रहा है कि कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। क्या बोल रहा है? पहला, द राइटर गॉट एडमिशन इन IIT एज ही। अब जैसे उसमें बोला, पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो पैसेज में शुरुआत में ही बोल रखा है कि उस जमाने में क्या होता था कि अगर आप फर्स्ट रैंक निकाल रहे हो तो विदाउट द एंट्रेंस, जो जेडब्ल्यू आज के डेट में होता है तब जाके आपको आईआईटी मिलता है, तो विदाउट जेडब्ल्यू भी आप आईआईटी में जा सकते हो फर्स्ट रैंक निकालोगे तो यहां पे वही चीज लिखना है कि एज ही सिक्योर्ड ए गुड रैंक इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो उसके हिसाब से उसको मिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? चलो, अंडरस्टूड। ठीक है, दोज डेज यू could get an admission into IIT without the entrance if you had secured the first rank in university. Therefore, I did not have to appear for the entrance to get admission into IIT, but nobody in Solapur did about it. For I doubted every Solapur even knew about this. Therefore, I appeared for the entrance examination and I secured a good rank. हाँ, मतलब वो तो था कि उसको पता नहीं था उस बारे में, लेकिन जब पता चल गया तो उसने क्या किया, एक गुड रैंक उसने सिक्योर किया। और वही चीज हमने आंसर में लिखा है कि उसने IIT का जो एंट्रेंस एग्जाम था वो दिया और काफी अच्छा रैंक उसने निकाला। ये लिखना है आपको, ठीक है, जो मैंने लिख के रखा है उसमें अच्छा रैंक निकाला, तब जाके उसको आईआईटी में एडमिशन मिला। ठीक है, लिख दिया। दूसरा है, द पुअर इंग्लिश ऑफ द राइटर वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक, कि जो पुअर इंग्लिश था वो क्या कर रहा था, उसके वजह से जो राइटर था वो क्या हो रहा था, काफी ज्यादा डिफिडेंट हो जा रहा था, मतलब एक तरीके से परेशान हो जा रहा था। ठीक है ना, बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, इंफीरियर समझ रहा था, दूसरे से छोटा समझ रहा था, क्योंकि उसको इतना अच्छे से इंग्लिश नहीं बोलने आता था, जिसकी वजह से वो डिप्रेस हो जा रहा था। तो वो चीज आप पैसेज में भी ढूंढ पाओगे। ठीक है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है कि बिकॉज ऑफ द इंग्लिश यहाँ पे उसको ये चीज का तकलीफ होता था, इंग्लिश के इसमें उसको टेरिबल लगता था, बहुत टेरिबल इंग्लिश था उसका। तो ये चीज आपको पैसेज में देखने मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, देखो यहाँ पे बोल रहा हुआ है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उसको ऐसा लगता था कि मैं भाग जाऊं आईआईटी से। ठीक है ना, मुंबई से ही भाग जाऊं, आईआईटी से भी भाग जाऊं, इस प्रकार से उसको ऐसा लगता था। सब लोग उसकी टांग खींचते थे आके। ठीक है कि नहीं? जो था वो बंदा, सीनियर बंदा था, वो उसका टांग खींचता था। देखो पूरा पैसेज पढ़ोगे तो रीड करके समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है ना, ह्यूमिलेटेड फील करता था, क्वाइट डिप्रेस फील करता था, हार्ट ब्रोकन फील करता था। तो ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, चलो ये आपने लिख दिया, A1 हो गया, यहाँ पे 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। A2 क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ राइटर व्हेन ही कम फ्रॉम सोलापुर, मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था जब वो सोलापुर से आया था। तो ऑलरेडी देखो मैंने मार्किंग कर रखा है कहां पे क्वेश्चन, अगर आप देखोगे सोलापुर से बंदा आया था, कौन सा है? A2 है ना, ये है क्या मार्किंग? हाँ देखो ये A2। तो वो क्या बोल रहा था कि आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड एंड अपसेट। जब वो सोलापुर से आया और उसने देखा कि यहाँ पे तो सब अच्छे अच्छे लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो अपने आप को काफी डिप्रेस फील कर रहा था, ह्यूमिलेटेड फील कर रहा था एंड डिफिडेंट फील कर रहा था, जिसके वजह से उसको काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और काफी ज्यादा ब्रोकन फील हो रहा था। एंड आई फेल्ट आउट द प्लेस देयर आर लिटरली वांटेड टू रन अवे टू सोलापुर, मतलब सोलापुर से आने के बाद, आईआईटी में आने के बाद उसको ये सब चीज लग रहा था कि मैं वापस से भाग जाऊं सोलापुर पे। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो, करेक्ट है। यहाँ पे A2 का जो मैंने अंडरलाइन करके रखा है रेड मार्किंग, ये आप लिख सकते हो। तो एग्जाम में इस प्रकार से आप आंसर लिख लेना, थोड़ा बहुत ओन वर्ड्स का एंट्री करके अच्छे से स्टेटमेंट बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, जिसका एक प्रॉपर मीनिंग डेवलप हो जाए, वो आप लिख सकते हो। समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया, ठीक है, मार्किंग है ऑलरेडी, ठीक है, मार्किंग किया हुआ है, ठीक है। चलो, द इंसिडेंट ऑफ द थर्ड क्वेश्चन ना A3, द इंसिडेंट ऑफ द इंसल्ट बाय ए सीनियर वाज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर राइटर। सीनियर ने आके उसकी बेइज्जती की, उसकी टांग खींची, मैंने अभी पढ़ के बताया आपको, वो एक था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया उसके लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वन डे आई वॉज सिटिंग एट माई मेस टेबल, वो खाना जहाँ पे मिलता है उसको मेस बोलते हैं ना हॉस्टल में, ठीक है ना। तो सीनियर गाय आया, बाजू में बैठा, कॉन्वेंट एडुकेटेड गाय था, मतलब अच्छा इंग्लिश होगा उसका, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश बात कर रहा था, और ही वॉज बिट एरोगेंट, थोड़ा घमंडी था। क्या बोल रहा है वो?
चालू कर दिया पुल माई लेगा। पुल माई मतलब सच में टांग खींचना नहीं, मतलब एक बातों से होता है ना टांग खींचना, वो करने लगा। ही ट्राई टू एंगेज इन सम कन्वर्सेशन करने की कोशिश करने लगा। एंड स्टार्टेड पॉइंटिंग आउट एरर, मतलब उसकी गलतियां उसको बताने लगा। जस्ट अबाउट एवरी सेंटेंस और एवरीथिंग दैट आई सेड, मतलब जो भी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इसकी इंग्लिश टेरिबल थी, खराब थी, तो वो जो भी बोल रहा है उसकी गलतियां बताने लगा। एंड आफ्टर 5 मिनट्स ही वॉक अवे आफ्टर इंसल्टिंग मी। ठीक है, उसको इंसल्ट करने के बाद वहां से चला गया। ठीक है, तो जब ये सब चीज हुआ तो कहीं ना कहीं उसको क्या हो गया, एक मीनिंग ऑफ डिस्गाइज होने लगा कि एक फीलिंग ऑफ डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ को कम ओवर मी एंड ग्रिप मी डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम सोलापुर आई कुड बी ए रैंक होल्डर। मतलब देखो, वो अपने आप को कब से कोस रहा था कि यार मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं हूं, लेकिन ये सब चीज होने के बाद उसको एक रियलाइजेशन भी हुआ कि यार मैं इतना अच्छा हूं कि यार मैंने तो यार रैंक निकाला है, मैं यहां तक आया हूं, आईआईटी में आया हूं, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज में रैंक होल्डर हूं, मेरे कितने सारे अवार्ड्स है मैथमेटिक्स में। तो ये सब चीज जो है, इससे मुझे खुश होना चाहिए, बल्कि जो मुझे नहीं आता उसके ऊपर ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज सोच के उसको क्या होने लगा, अच्छा फील होने लगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा फील होने लगा। तो ये चीज आप वहां पे लिख सकते हो। समझ में आया बच्चा? तो वो पैसेज में दिया हुआ है, उसको बस रेक्टिफाई करना है और करेक्ट करके अपने हिसाब से लिख लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन, अगेन चौथा क्वेश्चन आता है, पर्सनल रिस्पॉन्स आ जाता है। क्या बोल रहा है कि वी नीड अ पंच टू पुश आवर सेल्फ फॉरवर्ड, मतलब हमें एक पंच की जरूरत होती है ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सके। आपको लिखना है शेयर योर एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस लिखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ये मेरा है, लेकिन आप लोग ये मत लिखना, मैं तरीका बता दूंगा कैसे लिखना है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो बताता हूं। जैसे क्या होता है कि सक्सेस एंड फेलियर इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे मैंने आपको बोला, सक्सेस और फेलियर ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और सक्सेस कम थ्रू हार्डवर्क, परसिवरेंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। जो सक्सेस होता है बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, ठीक है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, परसिवरेंस जिद्द होनी चाहिए, और नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड होनी चाहिए। जैसे मैं अपना बताऊं, जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है, आई रिमेंबर माय यूट्यूब जर्नी। जैसे मैं क्या बता रहा हूं यहां पे, मेरी यूट्यूब जर्नी बता रहा हूं कि आई रिमेंबर माय यूट्यूब जर्नी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। अगर मैं मेरी यूट्यूब जर्नी जो पिछले 4 से 5 साल से चल रही है, वो पूरी अप एंड डाउन से भरी पड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं कि वो इतना उतार चढ़ाव आया, इतना कठिनाई भी आया, इतना चैलेंजेस भी आया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या किया, इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक, जैसे वो आईआईटी वाले बंदे को क्या था कि मैं भाग जाओ यहां से छोड़ के, मुंबई छोड़ के सोलापुर चले जाओ, तो वैसे मुझे भी आया कि यार ये बंद कर दूं, सब पीछे चले जाऊं, अपना काम करूं। लेकिन मैं रुका, मैं काम किया, और मैं रीच कर पाया मेरे यूट्यूब के बेस्ट चीज पे। और हमारा जो चैनल मेन वाला, जैसे कि आप जानते हो, मेन चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल को हम महाराष्ट्र के वन ऑफ द टॉप एजुकेशन चैनल पे पहुंचा चुके, जिसका ऑलमोस्ट आज सब्सक्राइबर बेस अगर आप चेक करोगे तो 1.9 यानी 2 मिलियन के काफी करीब है। तो बहुत जल्दी वो 2 मिलियन हो जाएगा। तो ये मेरी पर्सनल जर्नी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। तो वही चीज आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूछा है ना शेयर योर एक्सपीरियंस, तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो आप लिख सकते हो। तो ये चीज से ये क्या है, ये मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन है क्या, सक्सेस का, जो कि आपको बताता है कि आपको हमेशा आगे बढ़ने का सोचना चाहिए और डिटरमाइंड होना चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे, आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का जो लाइन था सक्सेस से लेके अगर आप देखोगे यहां तक, ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम लिखना है। ये जो बीच का पार्ट है ये वाला, ये मैंने अपना लिखा हुआ है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कहां तक, यहां तक। तो ये मैंने अपना लिखा है। यहां पे आप अपनी जर्नी बता सकते हो कि मैंने 10th में बहुत हार्डवर्क किया और इतना परसेंट निकाला। आपके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ रहेगा, वो यहां पे आप 3-4 लाइन में लिख सकते हो, और वो होने के बाद लास्ट में ये वाला सेम टू सेम लिख देना। तो इस तरीके से आपका ये, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि पंच टू पुश योरसेल्फ वाला, तो आप अपना खुद का भी एक बना सकते हो। तो ये चीज जरूर से करके देख लेना। समझ में आ गया बच्चा? सॉरी, ओके है, आगे बढ़े। तो ये था चौथा क्वेश्चन, इसमें भी आप पर्सनल रिस्पॉन्स के तौर पे 2 में से 2 आराम से निकाल सकते हो। डू एज डायरेक्टेड एज यूजुअल 5वें क्वेश्चन में आया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अगर आप ध्यान दो, नॉट ओनली डिड आई हैव ए वेरी वीक वोकैबुलरी बट माय प्रोनाउंसिएशन वाज टेरिबल। ऐसा वो आईआईटी वाला बच्चा बोल रहा है कि क्या, कि मेरी वीक वोकैबुलरी तो है बट मेरा प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब है, टेरिबल है। इसमें पूछा क्या है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द सेंटेंस एज ए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है। चलो क्या बोल रहा है, पहला, आई हैड ए वेरी वीक वोकैबुलरी विथ टेरिबल प्रोनाउंसिएशन, ये परफेक्ट लग रहा है। आई हैड ए वीक वोकैबुलरी एंड माय प्रोनाउंसिएशन वाज टेरिबल। आई डिड हैव ए वेरी वीक वोकैबुलरी अलोंग विथ, देखो बहुत हार्ड लग रहा है, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि आई हैड ए वीक वोकैबुलरी विथ टेरिबल प्रोनाउंसिएशन। तो ये हो गया एक सिंपल सेंटेंस, तो हमने बना लिया, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएटेड, मुझे अपने आप को बहुत ह्यूमिलिएटेड फील हुआ। इसको क्या करना है, चूज करेक्ट अल्टरनेट टू रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये अंडरलाइन वर्ड ह्यूमिलिएटेड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा, ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। ह्यूमिलिएटेड का नाउन फॉर्म हो जाएगा ह्यूमिलिएशन। तो जहां पे भी ह्यूमिलिएशन दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है। तो ये दिख रहा है ह्यूमिलिएशन और ये दिख रहा है, मतलब पहला और तीसरा में से आंसर आएगा। तो पहला ऑप्शन है आई फेल्ट एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएशन, आई फेल्ट एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीमली ह्यूमिलिएशन नहीं हो सकता ना भाई, नाउन के पहले एडवर्ब कैसे आ सकता है, तो ये आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमने
जो टू एच डायरेक्टेड है वो हमने सॉल्व करके दिखा दिया इस पर्टिकुलर पैसेज का। तो एक आखिरी क्वेश्चन है जो A6 में आएगा, उसको भी देख लो, ठीक है। अब इस बार क्या पूछा है कि प्रिपेयर ए वर्ड रजिस्टर। देखो बहुत रेयरली आता है ये वर्ड रजिस्टर। वर्ड रजिस्टर यानी कि एक ही वर्ड से जो मिलते जुलते वर्ड्स होते हैं ना, उसको वर्ड रजिस्टर बोलते हैं। जैसे प्रिपेयर ए वर्ड रजिस्टर फॉर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज से क्या क्या मिलेगा, लैंग्वेज से स्पीच जुड़ा हो सकता है, डायलेक्ट्स बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में आ जाता है, रीडिंग करना, राइटिंग करना, स्पीकिंग करना, लिसनिंग करना, ये सब लैंग्वेज के ही कहीं ना कहीं पार्ट है। एंड ये चीज हमने लिख दिया, 4-5 लिख देना है बस, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो ये थे टोटल 3 पैसेज जो सीन कैटेगरी के थे और जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट थे, हो सकता है इसमें से आ जाए, जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। और उम्मीद करता हूं कि आप ये 3 पैसेज को अच्छे से कर लोगे तो होपफुली आपका पेपर में से ये चीज आ सकता है। लेकिन अगेन कोशिश करना, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है उसमें सेक्शन 1 में जो भी आपके पैसेजेस हैं, जो चैप्टर्स हैं, उनको एक बार अच्छे से थोरोली रीड करके जाना। होपफुली आपको कुछ मीनिंग पता रहेगा। तो डेफिनेटली कुछ ऐसे अगर आ जाते हैं जो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी कभी पेपर अनप्रिडिक्टेबल आता है, इवन वी कांट प्रिडिक्ट इट, तो अगर वैसे आ जाते हैं तो आप उसमें से कर सकते हो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके पहले सारे वीडियोस बहुत सारे अपलोड कर चुका हूं, तो उसको भी चेकआउट करते रहो। और इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, तो आप लोग देखते रहना, चेकआउट करते रहना चैनल को आके, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं तो प्लीज वीडियो को हो सके तो शेयर करना अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों तक, प्लीज 12वीं के सभी बच्चों तक शेयर कर देना। तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रहना, ठीक है दोस्तों। फिर जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।